हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बोर्ड सीरीज में एक और बेहतरीन सेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे तत्वों के परमाणु भार, अणुओं के अणु भार कैसे निकालें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले इन फंडामेंटल चीजों में ही प्रॉब्लम आती है, तो भैया आगे की चीजें कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ पर आज मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं इस बोर्ड सीरीज के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक टॉपिक। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में इतनी बेसिक से करवाऊंगा ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, कितने बच्चों को ये टॉपिक देख करके खुशी हुई कि हाँ यार, ये एक चीज और थी जो मेरे को मतलब बेसिक, मेरे लेवल कमजोर थे, तो उस टॉपिक में एक पार्ट ये भी है, ये भी मेरा कमजोर है। मुझे नहीं पता है किसी तत्व का परमाणु भार कितना होता है, अणु भार कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये मेरे को नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता है। तो बेटा, अब हम जब बुलडोजर चलाने की बारी आ रही, तो हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, जड़ से मिटाएंगे, बढ़िया से जड़ से उखाड़ कर उसको फेंक देंगे। तो यहां पर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस बुलडोजर सीरीज में, इस बुलडोजर सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं तत्वों के परमाणु भार, अणु भार कैसे याद करें, इनको किस तरीके से आप निकाल सकते हो, बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर सारी बातें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं। तो अगर आप जब वीडियो देख ही रहे हो तो यार सबसे पहले लाइक कर दो यार, एकदम बढ़िया तरीके से हंस के आ रहे हो, लाइक कर दो यार, ठीक है। ओके जी, ओके। तो आगे बढ़े बेटा, यहां पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2 तारीख और 3 तारीख, मतलब 2 जुलाई और 3 जुलाई को अगर आप नीचे दिए गए एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप ले सकते हैं अनअकैडमी का 7 दिन का फ्री ट्रायल। जी हाँ बेटा, आप अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से क्लासेस चलती है, किस तरीके से टेस्ट होते हैं, इनका स्टडी मटेरियल कैसा है, टीचर कैसे डीपीपी देते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आप 2 तारीख और 3 तारीख के बीच में नीचे दिए गए 7 डेज फ्री ट्रायल वाले लिंक पर क्लिक करते हैं और अनअकैडमी ऐप पर लॉगिन करते हैं, तो आप अनअकैडमी के अंदर तमाम बैच का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लाइव क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड बैच देख सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सारा का सारा सब कुछ एक्सेस आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल, 24/7 डाउट सॉल्विंग, सब चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, ये ऑफर कब तक है, 2 से 3 जुलाई के बीच बीच में, ठीक है। 2 से 3 जुलाई के बीच में अगर आप अनअकैडमी पर आते हो, नीचे दिया गया जो लिंक है उस लिंक के जरिए आते हो, तो आपको यहां पर 7 दिन का फ्री ट्रायल दिया जाएगा। अगर आप 2 तारीख को ज्वाइन करते हो बेटा, तो 2 से लेकर के 8 जुलाई तक आपको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख तक आपका एक्सेस रहेगा। और 3 तारीख से आते हो तो 3 से 9 जुलाई तक आपको इसमें एक्सेस दिया जाएगा। तो अगर आप आते हैं बेटा तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, एकदम फ्री है, ये एकदम फ्री है, कोई आपका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आप आइए, बढ़िया से अच्छे से देख करके जाइए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर तत्वों के परमाणु भार, अणु भार कैसे निकालते हैं, इनको किस तरीके से याद करते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात, परमाणु भार का मतलब परमाणु का भार, अणु भार मतलब अणु का भार। तो अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परमाणु भार में सारे तत्वों का परमाणु भार मुझे याद करना पड़ेगा, सारे अणुओं का अणु भार मुझे याद करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूं, हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने हैं। बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर कैसे आएंगे, जब हमारी सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपको बस यहां पर जो तत्व मैं लिखवाऊंगा उनके परमाणु क्रमांक बढ़िया से याद करने हैं और उनके अणुभार किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अणुओं के, वो याद करने, मामला खत्म। तो सबसे पहली बात तो यार यहां पर परमाणु भार, परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान बोलो, बात एक ही है। परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान बोलो, बात एक ही है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, बात एक। एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, बात एक, ठीक है। ओके, तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, पहली बात तो ये देखो। देखो, अब परमाणु द्रव्यमान ना अलग अलग तरह का होता है। 3 तरह से हम परमाणु के भार को व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी परमाणु के भार को 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं बेटा वो, सबसे पहला है आपेक्षिक
परमाणुवीय द्रव्यमान। बस हमको इनके मान याद रखने, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, परिभाषाओं में जाने की जरूरत नहीं, बस मान याद रखना ताकि मेरा बोर्ड में काम हो जाए। ठीक है, तो यहां पर परमाणु भार तीन तरह का होता है। एक होता है बेटा आपेक्षिक परमाणुवीय द्रव्यमान, आपेक्षिक परमाणुवीय द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट में बोल देंगे RAM, राम। तो सबसे पहला तो होता है आपका आपेक्षिक परमाणुवीय। ठीक है, ओके, अच्छा एक तो ये होता है। ठीक है गुरुजी, अगला दूसरा बेटा एक होता है परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणुवीय द्रव्यमान, परमाणुवीय द्रव्यमान। और ये होता है एक परमाणु का, परमाणु भार मतलब एक परमाणु का भार, परमाणुवीय द्रव्यमान मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है एक परमाणु के लिए, एक परमाणु के लिए। जैसे कि मैं पूछूं तुमसे, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार, एक कार्बन परमाणु का भार, एक नाइट्रोजन परमाणु का भार, एक सोडियम परमाणु का भार, तो वहां पर आपको इस तरीके से इसको समझना है। हर एक बात को बताऊंगा बढ़िया प्यार से। ठीक है, और एक होता है आपके पास ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, गम, GAM। और आज भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तुम्हारे लिए, बढ़िया से अच्छे से कमेंट करना, बढ़िया से उनका जवाब बताना। ठीक है, ओके। तो पहली बात तो परमाणु भार तीन तरह के होते हैं, आपेक्षिक, परमाणुवीय द्रव्यमान और ग्राम अणु। और जो ग्राम में अणु भार, ग्राम में परमाणु भार, ये कहलाता है बेटा मोलर द्रव्यमान। देखो, जो ग्राम में परमाणु भार होता है, ग्राम में अणु भार होता है, उसको कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। तो ये कहलाता है मोलर द्रव्यमान। बस सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि भाई परमाणु भार तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपेक्षिक, एक होता है एक परमाणु का, और एक होता है ग्राम परमाणु भार जो कि मोलर द्रव्यमान कहलाता है। वो एक परमाणु का, ये एक मोल परमाणु का, ये आता है एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु लिए। अब देखो दोस्तों, हमें ज्यादा यहाँ पर परिभाषाओं में नहीं उलझना है, सिंपल सा इनके मान याद रखने, किसका कितना कितना होता है। क्योंकि हमें तो यही याद रखना है ना कि भैया किसका कितना कितना आएगा, कैसे कैसे आएगा, बस ये पता चल जाए, मजे ही मजे आ जाए। समझ में आ गया बेटा, ध्यान से देखो। अब यहां पर इनकी एक टेबल बनाए, सीधा सीधा मकसद हमारा ये है कि इसमें सारी चीजें हमारे सामने हो। तो देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लिया तत्व, यहां पर लिया मैंने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहां पर लिया मैंने उसका परमाणुवीय भार, परमाणु भार। ठीक है, मतलब परमाणु भार एक परमाणु का, एक परमाणु, एक परमाणु का भार। और यहां पे लेंगे हम ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार क्या है? एक मोल का भार, एक मोल परमाणु का भार, एक मोल परमाणु का भार, एक ग्राम भार। यस और नो बोल। और एक मोल का भार क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो डन। अब देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ बेसिक बातें ही फॉलो करनी है, मामला एकदम 100% यहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे बोलो प्यारे, अरे क्लियर हो गया क्या मामला? मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना? मामला एकदम, अरे आ जाओ यार, ऐसे कैसे? ठीक है, एक बार और ले लेते, मामला एकदम। देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लिया बेटा हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व। तो देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास, जब भी आपसे पूछे आपेक्षिक, इसकी कोई भी मान नहीं होती, आपेक्षिक की कोई भी मान नहीं होती, बस केवल संख्या। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो एग्जैक्ट होता है, हमें वो याद नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है जिससे हमारा काम बन जाए, लगभग वाला। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बेटा एक,
एक परमाणु का, जब भी आप एक परमाणु का भार ज्ञात करते हो ना, तो उसके लिए लगाते हैं एएमयू। क्या लगाते हैं? एएमयू। तो इसका हो जाएगा एक ए। अब ये एएमयू क्या होता है अभी विस्तार पूर्वक बता दूंगा। और जब एक मोल की बात करें, जब ग्राम में निकालना हो, तो उसके लिए हम लगा देंगे 1 ग्राम। क्या किया मैंने? यहां पर एएमयू लगाया, वहां ग्राम लगाया। ग्राम एक मोल के लिए, एक परमाणु के लिए एएमयू लगाते हैं। ठीक है। और आपेक्षिक में कोई संख्या, बस सिर्फ संख्या है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हीलियम के लिए होता है ये 4। ये याद करना है बढ़िया से, हीलियम के लिए होता है 4, तो इसके लिए एक परमाणु के लिए हो जाएगा 4 एएमयू, एक मोल के लिए हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है। ओके। लिथियम के लिए, लिथियम का अपेक्षिक कितना होता है? 7। तो यहां पर एक परमाणु का 7 एएमयू और यहां पर एक मोल का 7 ग्राम। जो एएमयू है वही ग्राम में है, बस केवल मात्रक अलग अलग है। ठीक है। ओके। अगर मैं बात करूं बेरिलियम, बेरिलियम के लिए होता है अपेक्षिक बेटा 9। तो एक परमाणु का 9 एएमयू और एक मोल का 9 ग्राम। समझ में आया क्या? ठीक है, एकदम बढ़िया से। हाँ जी। बोरोन का, बोरोन का ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, बताना कमेंट बॉक्स में, बताओ इसका मान कितना होएगा। कार्बन का, कार्बन का होता है बेटा 12। तो एक कार्बन परमाणु का 12 एएमयू। बोल प्यारे, हाँ या ना? और अगर मैं बात करूं यहां पर ग्राम में, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो एक मोल का 12 ग्राम, एक परमाणु का 12 एमयू और आपेक्षिक 12। समझ में आया? एकदम सिंपल सा है। अब सेम इसी चीज को आगे रिपीट कर लेते अपन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है बेटा 14। तो यहां पर कितना आएगा और यहां पर कितना आएगा, बता सकते हो? एक अणु के लिए, एक मोल के लिए कितना हो सकता है? कमेंट करो फटाफट, मेरे को कमेंट करके बताओ। ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहां आ जाएगा 16 एमयू और यहां बताओ यहां आएगा। ठीक है। ओके। अगर मैं बात करूं यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन का आपेक्षिक कितना होता है? इसके एक मोल का भार होता है 19 ग्राम। बाकी आप ये बताओ आपेक्षिक कितना होता है, एक परमाणु का कितना होता है और आपेक्षिक। ठीक है। ओके। नियोन, नियोन का होता है बेटा ये, और ये मैंने छोड़ दिया, ये होता है 20 ग्राम। अब बाकी वैल्यू आपको भरनी, समझ में तभी आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नीचे मुझे इन सब के कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सब बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं, बढ़िया से अच्छे से उनको देखता हूं कि किस बच्चे ने क्या क्या लाइन लिखी। बहुत सारे बच्चों ने पिछले वाले जो लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, उनके आंसर्स बताए थे बहुत अच्छे तरीके से। पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम एसिटेट वगैरह, बहुत बढ़िया। अगला, अगला सोडियम। सोडियम आता है बेटा, सोडियम का होता है 23 रिलेटिव एटॉमिक मास और इसका एक परमाणु का होता है 23 एमयू। तो ग्राम में कितना आएगा ये आपको बता, क्लियर है मामला? तो ये सोडियम का हो गया। डन, डन कर लोगे, बहुत सिंपल है। अगला, सोडियम के बाद अगली बारी आती है मैग्नीशियम की, फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम की, फिर आती है यहाँ पर सिलिकॉन की, फिर आती है फास्फोरस की, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन आ जाएगा, फिर अगला पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो मैग्नीशियम के लिए कितना होता है बेटा? 12। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एमयू, यहाँ आ जाएगा 12 ग्राम। एल्यूमिनियम के लिए होता है बेटा 27। ध्यान रखना कितना होता है? 27। तो यहां पर आ जाएगा 27 एमयू और यहां पर आ जाएगा 27 ग्राम। क्लियर है क्या मेरी बात? अगला, सिलिकॉन का कितना आता है सर? 28। इसके लिए होता है 28। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 28। तो एमयू में कितना आ जाएगा? 28 एमयू आ जाएगा। क्या क्या ग्राम में कितना आ जाएगा? 28 ग्राम आ जाएगा। क्या ग्राम कब लगाते हैं? मोल, एक मोल के लिए। और एमयू कब लगाते हैं? एक परमाणु के लिए। ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है? 31। यहाँ पे बाकी दो आपको बताना है। सल्फर का कितना होता है? 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 एमयू एक परमाणु के लिए। एक मोल के लिए कितना आएगा? सोचना जरा, सिंपल सा है। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? ध्यान रखिएगा, जब भी भार की बात करें ना, तो बेटा भार अभी तक तो आपन ने देखा पूर्ण संख्याएं, पूरी पूरी संख्याएं, लेकिन दशमलव में भी हो सकता है। क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसका एक परमाणु का हो जाएगा 35.5 एमयू और एक मोल के लिए हो जाएगा 35.5 ग्राम। क्या मेरी बात क्लियर है क्या बेटा? अरे बोल प्यारे, अरे बोल रसगुल्ले, क्यों टुकुर टुकुर देख रहा है? देख रहा है इनको, बढ़िया से अच्छे से जवाब भी दे, कमेंट बॉक्स में बताया कर एकदम बढ़िया से, लाइक कर देकर समझ में आ रहा है तो। आर्गन, इसी चीज की तो लास्ट थी ना तुझे। आर्गन, आर्गन आता है बेटा, आर्गन का होता है 40।
इसका 40 AMU एक परमाणु का, और एक मोल का 40 ग्राम। ठीक है, ओके, ये हो गया। और देखो ध्यान से, इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बहुत काम की चीज है बेटा, क्योंकि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 95 से ज्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो तो तब आएंगे जब हमारे हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये वही सवाल है। जब अभी मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो उसमें से बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो सिखाया है उनको। तुम सीख लोगे तो तुम्हारे बहुत फायदा होएगा। ठीक है बालक, अगला आर्गन के बाद आएगा आपके पास पोटेशियम, फिर कैल्शियम। 20 तक तो याद होना चाहिए। पोटेशियम का होता है बेटा 39, तो यहां पर आ जाएगा एक परमाणु का 39 AMU, और एक मोल का आ जाएगा 39 ग्राम। बोलो बोलो बोलो। कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, यहां पर आ जाएगा 40 AMU, यहां पर आ जाएगा 40 ग्राम। तो क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये पहला लेवल हमने पार कर लिया, किस तरीके से यहां पर ये आता है? डन डन। अच्छा, अब कुछ और तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में भी तुम्हें याद होना चाहिए स्पेशली। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफी, आयरन। आयरन, एफी का मतलब होता है आयरन। आयरन का होता है बेटा 56, तो यहां पर आ जाएगा 56 AMU एक परमाणु का, और यहां आ जाएगा 56 ग्राम। क्लियर है मामला, याद रख लेना इसको। इसके बाद होता है कॉपर। कॉपर का भी इंपॉर्टेंट होता है। बताओ कमेंट बॉक्स में कॉपर का कितना होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में कॉपर का कितना होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया कॉपर का इतना होता है। ठीक है, ओके। जिंक, जिंक का बताइए बेटा इनका कितना होता है, ताकि मुझे पता चले ना कि हाँ यार बच्चे बहुत बढ़िया अच्छे तरीके सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। कॉपर हो गया, जिंक हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके अलावा कॉपर जिंक, इसके अलावा आपके सिल्वर काम आता है और एक गोल्ड काम आता है। सिल्वर का होता है बेटा राउंड ऑफ 108 AMU और 108 ग्राम एक मोल के। इसका होता है 197 AMU एक परमाणु का, और एक मोल का 197 ग्राम। तो ये कुछ के आपको ध्यान रखने बढ़िया से अच्छे से। ओके, क्योंकि क्वेश्चन वाला कभी भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हमें आना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे ब्रोमीन के बारे में बताऊं, तो ब्रोमीन का होता है बेटा 80। कितना होता है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 AMU, और यहाँ पर आ जाएगा 80 ग्राम। आयोडीन का, आयोडीन का होता है 127, तो यहाँ पर आ जाएगा 127 AMU, और यहाँ पर आ जाएगा 127 ग्राम। समझ में आ गया? तो एक बार इनको बढ़िया से रिवाइज कर। तो ये परमाणु है जो यहाँ पे दे रखे हैं, ये परमाणु है, अलग अलग तत्व है। इन तत्वों के आपेक्षिक कितने, आपेक्षिक वही उनका AMU में परमाणु भार, और वही ग्राम में उनका ग्राम परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान। समझ में आ गया बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है? ये टेबल मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स क्या क्या बन रहे हैं, और तुम्हें इससे बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ यही तो चीजें मुझे चाहिए थी, कि तत्वों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन उनका परमाणु भार कैसे याद करें सर। बढ़िया से अच्छे से कम 4 से 5 बार लिख लिख करके बढ़िया से याद करोगे, सारी चीजें हो जाएगी। क्लियर है? तो परमाणु भार निकालने में दिक्कत नहीं आएगी हमें, क्योंकि जब सर क्लास में पढ़ाते ना तो हमें शर्म आती है, यार मेरे को तो ही नहीं रहा है, ये बच्चे कैसे कर दे रहे हैं। तो वो इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों को समेटते हुए सारी चीजें पूछी जाती है बेटा। क्लियर हो गया? तो ये इतना कर लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक AMU। अच्छा, ये AMU क्या होता है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो मैं बता रहा हूं बेटा। अब मैं बात करूं AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये परमाणुओं के भारों को व्यक्त करने की एक इकाई है। जैसे कि अपने भार में किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ऐसे ना, सेम वैसे। तो ये होती है बेटा परमाणु भार इकाई या परमाणु द्रव्यमान इकाई। और एक AMU का मान, एक AMU का मान किसके बराबर होता है? एक AMU का मान होता है 1/12 कार्बन के एक परमाणु का भार का 12वां हिस्सा, एक AMU कहलाता है। हाँ, क्योंकि देखो जो परमाणु भार ज्ञात करा गया था ना, सबसे पहले संदर्भ तत्व लिया था कार्बन। सबसे पहले जो संदर्भ, भाई किसी एक तत्व का अगर मुझे परमाणु भार ज्ञात है तो उसके पदों, उसके रूप में मैं बाकी अन्य के ज्ञात कर सकता हूं।
तो कार्बन 12 को इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, एक परमाणु के भार का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 mu कहलाता है। तो जब हम कार्बन परमाणु का भार एक परमाणु के भार में 12 का भाग लगाते हैं तो बेटा एक संख्या निकल कर आती है। वो संख्या होती है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। तो 1 mu में इतने ग्राम होते हैं एग्जैक्ट। अब देखो आप इस संख्या को याद करो, इससे बढ़िया सिंपल है ना, 1 mu। अगर इसका दुगुना है तो 2 mu, इसका 3 गुना है तो 3 mu, इसका 4 गुना है तो 4 mu। कितना सिंपल है, जिंदगी आसान रहेगी। अगर आप ऐसे बोलोगे कि यार एक वस्तु का भार 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम है, कितना अजीब लगेगा। अरे सिंपल 1 mu है, तो इसलिए mu को हमने इस्तेमाल किया। ठीक है। और तो और ये संख्या कब प्राप्त होती है बेटा? जब आप 1 ग्राम में भाग लगाते हैं अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये यही संख्या तब भी प्राप्त होती है जब 1 ग्राम में भाग लगाते हैं अवोगाद्रो संख्या का। 6.22 गुणा 10 की घात -23, सॉरी 10 की घात 23। ये क्या है? आपकी अवोगाद्रो संख्या। ये क्या है? आपकी अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम प्यार से Na से व्यक्त करते। तो क्या बात समझ में आ गई क्या मेरी? तो mu क्या होता है ये क्लियर हो गया। ये भार की एक इकाई है बेटा AMU, और 1 mu का मान ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्या मामला सेट है क्या बेटा? अच्छा एक बात और देख ले, एक बात और देख ले, एक बात और देख ले, पते की बात। सर ये यूनिफाइड क्या होता है? हमने तो बहुत सी जगह यूनिफाइड भी देखा है इकाई में, एमयू की जगह हमने तो यूनिफाइड देखा है। तो सेम ही है, एक एमयू बोलो या एक यूनिफाइड बोलो यू, या एक डोल्टन बोलो, बात एक। पहले एमयू को ही यूनिफाइड या डोल्टन बोला जाता। ठीक है, तो U का मतलब है दोस्त यूनिफाइड, ये भी एक इकाई होती है द्रव्यमान की। और DA का मतलब डोल्टन, ये भी एक इकाई होती है। तो डोल्टन बोलो या यूनिफाइड बोलो या AMU बोलो, बात एक ही है। जैसे कि देखो ध्यान से कि भैया सिल्वर के एक परमाणु का भार 108, AMU भी है 108, यूनिफाइड भी है 108, डोल्टन भी, तीनों बोल सकते हो। जहां AMU लगा रखा है वहां पर क्या लगा सकते हो आप? यूनिफाइड भी लगा सकते हो। क्लियर है मामला? तो क्या आपको परमाणुओं के परमाणु भार याद हो जाएंगे? अगर परमाणुओं के परमाणु भार याद हो जाएंगे तो अणु भार निकालने में कौन सी बड़ी बात है? बोल प्यारे, हाँ है ना? तो अब हम बात करेंगे यहां पर अणु भार के बारे में। हाँ जी, तो परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणु भार। तो अब हम बात करेंगे यहां पर अणु भार, अणु भार या आणविक भार, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास या मोलिक्यूलर वेट, इसको MWT से भी रिप्रेजेंट। हाँ जी, तो अणु भार क्या होता है? एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भार, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग अणु भार कहलाता है। अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग, परमाणुओं के भारों का योग। अभी यहां पर मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा घर से करने के लिए, डेली के डेली में क्वेश्चंस दूंगा, करना है बढ़िया से जवाब देना है। अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग अणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। ये भी 3 तरह के होते हैं, इसके भी 3 ही प्रकार है। जैसे कि आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, यहां पे यूज कर लेंगे आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, कोई बात नहीं, जो आपेक्षिक परमाणु भार थे उनको जोड़ लो, आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ये। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करना बेटा, कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट करना, उसका भी मैं आंसर दूंगा आपको। ठीक है, आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, दूसरा आणविक भार, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान, यही एक ही बात है।
आणविक द्रव्यमान या अणु भार, सब एक ही बात। बोले तो एक अणु का भार, एक अणु के लिए, जैसे वहां एक परमाणु के लिए एमयू लगाया था, यहाँ एक अणु के लिए एमयू लगा ले, ठीक है, क्योंकि एक अणु में जो परमाणु है उनके भार एमयू में, तो हम याद करेंगे। ठीक है, अगला सी, ग्राम, ग्राम अणुभार, ग्राम। अब ग्राम लग गया तो फिर मोलर के रूप में आएगा। ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार को बोलते हैं मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, मतलब एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल अणु का द्रव्यमान, अणु का, इसको हम ग्राम में व्यक्त करेंगे और एक अणु के लिए यहां पर एमयू में व्यक्त करेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अणुभार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अणुभार निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए कि कोई अणु है, उसका आणविक भार ज्ञात करो या उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है, या उसका आपेक्षिक द्रव्यमान बताओ कितना होगा, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो ध्यान से उदाहरण, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, बढ़िया से अच्छे से उनको कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा कैसे हम उनको कर सकते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, हाँ जी, अब यहां पर मैंने लिया बेटा SO2। अब SO2 के लिए मैं बात करूं, अब SO2 एक अणु है, सल्फर और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। अगर मैं बात करूं SO2 का आणविक भार, SO2 का आणविक भार, आणविक भार मतलब एक अणु का भार, तो एक अणु के भार के लिए पीछे क्या लगाएंगे? एमयू लगा देंगे, जैसे वहां एक परमाणु के लिए लगा रहे थे। अब इसके एक अणु में एक तो सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर सर जो भी आएगा लेकिन एमयू आएगा या यूनिफाइड में आएगा या डोल्टन में आएगा। यस और नो? क्लियर है? अब मुझे बताओ सल्फर का कितना होता है? सर सल्फर का होता है, देखो ध्यान से, सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32, एक परमाणु का होता है 32 एमयू। यस और नो? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, एक सल्फर के लिए हो जाएगा 32, फिर इसमें 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहां पर हम इसको जोड़ लेंगे 32 और 32 64, कितना आ जाएगा? 64 एमयू। तो क्या 64 एमयू एक SO2 अणु का आया? हाँ, क्योंकि एमयू तो तभी लगाते हैं ना जब एक अणु के लिए बात की जाए। लेकिन अगर आपसे मैं बोल दूं SO2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, अगर मोलर के लिए बात की जाए तो यहां पर ग्राम लगा दें, आया ना? मोलर मतलब ये तो एक अणु का है, अगर मुझे एक मोल के लिए निकालना हो तो आपको पता होगा रसगुल्लो, एक मोल में कितने सारे कण होते हैं? 6.022 गुणा 10 की घात 23, इतने सारे कण होते हैं। अब वो कण कोई भी हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है। इस वाले संबंध से हम ज्ञात कर लें कि यार एक अणु के लिए एक अणु का भार इतना, जैसे ही मैं इस इतनी सारी संख्या को Na से गुणा करता हूं, अवगाद्र संख्या से गुणा करता हूं, ग्राम में कन्वर्ट। क्लियर है? क्या मामला क्लियर है? क्योंकि जैसे ही यहां पर इतनी सारी संख्या से गुणा करेंगे बेटा, वो 64 ग्राम के बराबर आ जाएगा। डन डन, ये क्लियर हो गया। तो दिमाग में क्या फिट करना है कि सर अगर मुझे ये बोला जाएगा एक अणु के लिए तो एमयू लगाऊंगा या यूनिफाइड लगाऊंगा, और मोल के लिए बोलेगा तो क्या लगाऊंगा? ग्राम लगाओ, बस। अब देख अगला, अब देख अगला H2। H2O के लिए अगर मैं बोल दूं इसका अणु भार, मतलब एक अणु का भार या आणविक द्रव्यमान, ओके, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, इसमें निकाल रहे आणविक द्रव्यमान, एक अणु के लिए एमयू आ जाएगा, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा? 18, 18 एमयू। और अगर मैं यहीं पे बोल दूं, क्या बोल दूं? ग्राम, ठीक है, इसका ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार, या बोल दूं मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा बेटा? मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं?
अरे बोलो, क्या हम ये कर सकते हैं अच्छे से? सारी चीजें बढ़िया से कर सकते हैं क्या? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनके आंसर्स आपको बताने हैं और सारी बात एकदम बढ़िया तरीके से करनी है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर हम लिख रहे हैं अणु। अणु। अब इस अणु के लिए उनके आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान में तो कोई इकाई नहीं आएगी। एक अणु के लिए एमयू लगा देंगे, एक मोल के लिए ग्राम लगा देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अणु। और यहां पर हम बात करेंगे उनके आणविक द्रव्यमान के बारे में, और यहां पर हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, मोलर द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के बारे में। ठीक है बेटा जी, अच्छे से देखना। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर C2H5OH, इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किस में आएगा? एएमयू में आएगा। अंडरस्टूड है? एएमयू में। मोलर द्रव्यमान मतलब एक अणु का द्रव्यमान, ये आ जाएगा ग्राम में। बस मजे ही मजे। तो अब देखो इसमें सारे परमाणुओं के भारों का जोड़ो। दो कार्बन, एक कार्बन, कितने कार्बन है? दो। एक कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितने? 5 और एक 6। एक हाइड्रोजन का होता है 1। ऑक्सीजन कितने? एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इन सबको जोड़ोगे तो 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 6 30, 30 और 16 46। एमयू में ये एक अणु का आ गया। और मोल के लिए मतलब एक मोल के लिए आ जाएगा ये 46 ग्राम आ जाएगा। क्या सिंपल है? बहुत आसान है। ठीक है। सिमिलरली HNO3, अगर मैं आपसे बोलूं HNO3 के अंदर एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का कितना? एक। नाइट्रोजन का कितना? 14। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। 16 या 48। 48 और 14 हो जाएंगे 62। 62 और एक हो जाएगा 63। 63 एमयू एक अणु के लिए आ गया। और एक मोल के लिए लिखेंगे तो बेटा क्या 63 ग्राम लिख देंगे। बोल प्यारे, क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बढ़िया से अच्छे सारी बातें बता कि यस सर, फाइनली मजा आ गया। मैं इसी बात की तो तलाश कर रहा था। तो इसीलिए तो हम अब बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी एकदम बढ़िया से जड़ से उखाड़ देने वाला बुलडोजर सीरीज लेकर के उनकी सारी प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया। अब अगला बात, सिमिलरली अब मैं आपको दे रहा हूं घर से N2O5, इसके लिए बताना क्या वैल्यू आएगी, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। अगला KClO3, KClO3 पोटेशियम, क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन। पोटेशियम का कितना होता है? 39। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। इनको जोड़ोगे कितना आएगा? इनको जोड़ोगे तो 48। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 122.5 AMU एक अणु के लिए। और एक मोल के लिए ग्राम आ जाएगा 122.5 ग्राम। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? सिमिलरली ऐसे ही तुम मुझे किसके लिए बताओगे? CL के लिए बताओगे। इसका AMU में भार कितना है और यहाँ पर ग्राम में भार कितना है, मोलर द्रव्यमान। कमेंट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई दो मेरे को, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। ठीक है। और यही तो कल मैंने आपको इन्हीं का तो नाम लिखना सिखाया था कि देखो इनके नाम कैसे याद करा जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अगला Ca, CH3, COO होल ट्वाइस, इसका बताना है, हम खुद को करना है। जब तक नहीं करोगे ना बेटा, कैसे करोगे आगे? अगला देखो, मैंने लिखा कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का कितना होता है सर? कैल्शियम का होता है 40। ऑक्सीजन की, सल्फर कितना? सल्फर का होता है 32। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16। 16 चौक 64। अब यहां पे देखो ध्यान से, 40 और ये हो जाएगा 72। 72 और 64 इनको जोड़ना कितना आएगा? 6। और ये आ जाएगा 136 ग्राम। चेक कर लेना, 136 आ जाएगा, AMU आ जाएगा। एक अणु के लिए, ग्राम के लिए, एक मोल के लिए आ जाएगा 36 ग्राम। कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं आपको बोल दूं कैल्शियम सल्फेट .2H2, इसका भार, जिप्सम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम के लिए बताओगे आप कितना आएगा? ट्राई करो। ठीक है। यूरिया फेमस है, तुम्हारे विलियन वाले चैप्टर में काम आएगा।
यूरिया NH2CONH2 इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 यूरिया। इसका मुझे बताओ, इसके एक अणु का भार और इसके एक मोल का भार कितना आएगा? ट्राई करो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा करके, तभी तो आपको एकदम जड़ से मजबूती मिलेगी। अगला देखो, हाँ जी, इसके बाद ग्लूकोज C6H12O6, यह है तुम्हारा ग्लूकोज। इसके लिए बताओ, इसका एक अणु का भार, इसका एक मोल का भार कितना आएगा? ट्राई करेंगे ना आप? अरे करेंगे ना बेटा? आप कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा है आज का सेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है बेटा आज का सेशन। Fe2O3, इसके लिए मेरे को बताओ क्या वैल्यूज आएगी इसकी। एकदम शानदार मजेदार टॉपिक होने वाला है। हाँ जी, सारी चीजें आप बढ़िया से अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। CuI2 के बारे में मेरे को बताओ, मुझे बताओ CuI2 में कितना क्या क्या वैल्यू आएगा किसका। ठीक है, अगला अगर हम बात करें यहां पर इनके बारे में, अच्छे से ये सारी चीजें आपको बढ़िया से आनी चाहिए, हर एक बात मतलब क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे चाहिए आपसे Na2B4O7.10H2O, इसका भार बताओ कितना आएगा? क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते। 14वां सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है सुक्रोज, और Na2B4O7.10H2 इसको बोलते हैं बेटा बोरेक्स। तो आप इसका फॉर्मूला बताएं। ठीक है, CuI2 की जगह आप CuI बताएं। ठीक है, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक, डन। ये वाली बातें आपने देख ली, तो यहां पर इसके बारे में, इसका भार मुझे बताइएगा। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, मजेदार बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से मजा आ जाएगा। तो बताइए, क्या ये छोटी सी जानकारी आपको प्रॉब्लम दे रही थी पहले कि यस सर मुझे नहीं समझ में आता था कैसे निकालते हैं, लेकिन हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, अब मजा आ रहा है सर, हाँ अब मैं कर लूंगा, अब या मैं कर लूंगी, यही तो चीजें मुझे चाहिए थी, छोटी छोटी जानकारियां, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो वही घड़ा भरना है अब हमको, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में हम बढ़िया तरीके से सारी बातें क्लियर कर सके। तो क्या ये सेशन समझ में आया बेटा बढ़िया से अच्छे से? इसमें प्रैक्टिस के लिए आप कितने ही कंपाउंड ले सकते हो, बस हमें एक बार ये सारी चीजें करनी है। और यहां पर मैंने आपके लिए ये होमवर्क दिया है, इनको सबको बढ़िया से अच्छे से मुझे करके बताओ कमेंट बॉक्स में इनका आंसर क्या क्या आएगा। इन सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मिस रहे आपसे, सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर यस मैंने, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप बढ़िया से नीट के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाओगे। क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चे को लगता है कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे तो बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम में होता है, मैं इंग्लिश मीडियम वालों से कहाँ टक्कर लूंगा, वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे तुम्हें भी तो मौका मिल रहा है ना अब, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को आप बढ़िया से सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर यहाँ पे बने रहो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? तो ये तमाम सारी बातें जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने बता दी इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आगे चल करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। और अगर आपको लगता है कि रीनीट की कोई संभावना है, और अगर मान लो तुम में से कोई बच्चे ऐसे हो, अब तुम्हारे लिए तो वैसे तो तुम रीनीट अगर होता है और मान लो तुमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मतलब वैसा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है, जो नीट वाला एस्पिरेंट है, हो सकता है देख रहा हो क्योंकि नीट की क्राउड है यहाँ पर, तो वो बच्चा रीनीट होता है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो आपका 100% पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं ड्रॉपर्स के लिए चल रहा है बेटा फिनिक्स 3.0 बैच, जो अभी 24 जून से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एकदम फ्रेश बैच है, अभी नया नया बैच है, अभी नए नए बच्चे उसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, और 11th के लिए चल रहा है निम्बस बैच, बढ़िया से अच्छे से आप इसमें आ सकते हो। और अनअकैडमी पर चल रही है बेटा 1 रुपए में यहाँ पर रिवाइज इंडिया की टेस्ट सीरीज, जिसके जरिए भी आप बढ़िया से अपना लेवल बूस्ट कर सकते हो। ये नीट वाले बच्चों के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने बढ़िया से बता दिया है।
और अगर आप आगे चल करके यहाँ पर अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाना चाहते हो, वहां पे भी पढ़ाई करना चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। तो काम की इंफॉर्मेशन है ना सारी की सारी। और उससे भी जबरदस्त इंफॉर्मेशन ये है कि आप अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठा सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, 7 डेज फ्री ट्रायल का यहाँ पर आपको ऑफर है और ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, बढ़िया से आइए, अच्छे से यहाँ पर सारी चीजें पढ़िए, बढ़िया से सारी चीजों को समझिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू। जय हिंद।